हेलो डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा आप जानते हैं, अभी हम इससे पहले वाली क्लास में चौथा सेट स्टार्ट कर चुके हैं और आपको पता है क्लास भी हो चुकी है इस पे। आज इसकी सेकंड क्लास है और चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी इससे पहले जो पार्ट हो चुके हैं उसके बाद से हमें कंटिन्यू करना है। तो देखते हैं, आज हम यहाँ पर जो ऑप्शन स्टार्ट करना वो थर्ड ऑप्शन है और इसमें न्यूमेरिक पोर्शन जो पहला करना आप जानते हो, थर्ड का ख नंबर क्वेश्चन पहला करना है। तो देखते हैं, लिखा हुआ क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होगी। आपको यहाँ पे दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपसे पूछना है कि हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होगी। अगर आप जानते हो, सिमिलरली अगर हम देखें तो आपको हाइड्रोजन परमाणु के लिए दे दी गई चीजें आपसे पूछी जा रही हैं कि हीलियम परमाणु की क्या होगी। चलिए देखते हैं। आपको पहले जानना होगा कि आयनन ऊर्जा क्या होती है। तो आप जानते हो, ऊर्जा स्तर की बात करें तो पहला ऊर्जा स्तर है ये आपका n बराबर 2, दूसरा ऊर्जा स्तर है n बराबर 3, तीसरा ऊर्जा स्तर है। इसी तरह आप जानते हैं बहुत सारे ऊर्जा स्तर खींच सकते हैं कहाँ तक, n बराबर इनफाइनाइट अनंत तक। तो आप जानते हो इतनी ऊर्जा देने पर कि परमाणु जो होता है उसमें से आप जानते हो परमाणु का इलेक्ट्रॉन निकल के पूरी कक्षा से बाहर ही निकल के चला जाए। आप जानते हो वही क्या कहलाती है यहाँ पे, आयनन ऊर्जा। कहने का मतलब पहली कक्षा से कहाँ चला जाए, हमें इतनी ऊर्जा देनी होगी कि पहले सीधे कहाँ चला जाए, अनंत पे। इतनी ऊर्जा देने पे आप जानते हो जो ऊर्जा का मान होगा वो किसके बराबर होगा, आयनन ऊर्जा का मान आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है हाइड्रोजन के केस में। आपको हीलियम के लिए पूछा जा रहा है तो आपको पता है हीलियम की बात करें तो हीलियम पे कितना होता है, 2He4 ये सिंबल होता है। जहां पे आप जानते हो दो क्या है इसका परमाणु क्रमांक। क्या है हीलियम का परमाणु क्रमांक, हीलियम का परमाणु क्रमांक Z बराबर है 2। तो यहाँ पे अगर थोड़ी चीजें समझे तो क्या होगी आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा आप जानते हो E आयनन बराबर कितना हो जाएगा बेटा, तो ये आप जान कर देंगे यहाँ पर E आयनन बराबर कितना हो जाएगा En। तो क्या होता है, प्लस में लेना है आपको, यहाँ पर जो हो जाता है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है। अब आप जानते हो वन से कहाँ भेजना, अनंत पर, तो इन बराबर कितना रखोगे आप यहाँ पर 1। तो 13.6 हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। तो यहाँ पे आप रखोगे 2 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 13.6 इंटू 4, 4 छन 24, 4 3 12 2 14, 4 एकम 4 कितना आएगा बेटा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही आपकी ऊर्जा का मान होगा। तो अगर आप जानते हो हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की तरह हीलियम परमाणु भी आयनन हो जाए, तो आपको पता है कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी आपको, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको यहाँ पे फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। इतनी ऊर्जा जो आप जानते हो एटम बाहर ही निकल जाए, इलेक्ट्रॉन आप जानते हो इतनी ऊर्जा दे दें कि इलेक्ट्रॉन क्या हो, बाहर ही निकल जाए एटम से। तो आपको पता है क्या होती है आयनन ऊर्जा। जैसे आप देखते भी होंगे सोडियम, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन देने पर क्या हो जाता है, सोडियम प्लस आयन में चला जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लिए, तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 10 ओम का प्रतिरोधक 10 पाई हेनरी का प्रेरक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में औसत शक्ति हानि ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि परिपथ में कितनी शक्ति का हानि हो रहा है, कितनी पावर लॉस हो रही है। तो आप जानते हैं यहाँ पे अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें चीजों को, तो आपको पता है इसमें प्रतिरोध लगा हुआ है, इसका मतलब रेजिस्टेंस दिया हुआ है। और आप जानते हो 1/10 पाई हेनरी का प्रेरक लगा, इसका मतलब आपको पता है क्या लगा हुआ है बेटा, यहाँ पे आपका इंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे आपकी एक कॉइल लगी हुई है। समझते हैं इसको, ये एक LR सर्किट है जिसमें आप जानते हो L जुड़ा हुआ है और क्या जुड़ा हुआ है साथ में R। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है तो आप जानते हो यहाँ पर कितना है इसका वोल्टेज, तो यहाँ पे दिया V आपको दिया है, V RMS आपको दिया गया है 100 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, F बराबर 50 हर्ट्ज। ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ से। तो आपको सबसे पहले आपको निकालना होगा कि इसके सिरों पे कितना प्रेरकी प्रतिघात होगा, जिसको आप कहते हो इंडक्टिव रिएक्टेंस। और यहाँ पर आपको निकालना है R की वैल्यू, तो आपको दी गई कितनी दी गई बेटा, R बराबर आपको दिया गया है 10 ओम। ठीक है। तो आप जानते हो एक्सेल निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एक्सेल बराबर हम फार्मूला लगाएंगे ओमेगा एल। आपको पता होगा एक्सेल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं इसको, प्रेरकीय प्रतिघात। एक्सेल बराबर ओमेगा एल। और ओमेगा की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 2 पाई एफ इंटू एल। एल का मान आपको दिया गया है 2 पाई, एफ की वैल्यू है 50 और एल की वैल्यू कितनी है 1/10 पाई। पाई से पाई कट गया, 0 से 0 ये भी कैंसिल, कितना आएगा बेटा 5 दूनी 10 ओम। एक्सेल की वैल्यू कितनी आएगी 10 ओम। आर भी आपको 10 ओम दिया गया है। तो आप जानते हैं यहाँ से अगर हम जेड बराबर निकालना चाहे तो जेड बराबर क्या होता है फॉर्मूला,
जेड बराबर होता है एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्सएल की वैल्यू अभी आपने निकाली कितनी है बेटा 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस आर का कितना जाएगा 10 का, सबको सॉल्व करोगे तो आप आएगा 10√2 ओम। यहाँ से कितना आएगा सॉल्व करने पे बेटा, यहाँ से सॉल्व करने पे प्रतिबाधा आपकी आएगी 10√2 ओम। बाधा तो आपने निकाल ली है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि परिपथ में औसत शक्ति कितनी होगी, क्षय कितना होगा, तो आपको पता है 100 वोल्ट की सर्किट से जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे करंट अगर हम देखें IRMS बराबर क्या होगा VRMS बाई जेड। VRMS आपको दिया गया है 100 और ये कितना दिया गया है 10/√2, 0 0 कटे कितना आएगा बेटा 10/√2। करंट किसमें आएगी एम्पियर में। बात समझ में आ रही है आपको। अब आपको पावर पूछी जा रही है तो आप जानते हो P बराबर कितना होता है बेटा VRMS IRMS, समझ में आ रहा है VRMS इंटू IRMS। तो VRMS की वैल्यू कितनी है, VRMS की वैल्यू आप जानते हो यहाँ पे कितनी है 100 और IRMS की वैल्यू कितनी है बेटा, चलिए देखते हैं यहाँ पे VRMS की वैल्यू जो है वो है आपकी 100 और IRMS की वैल्यू कितनी है 10/√2 और इसके साथ आप लेते हो cos फाई, कितना लेते हैं बेटा cos फाई, जहाँ cos फाई को आप कहते हो शक्ति गुणांक, क्या कहते हैं बेटा इसको शक्ति गुणांक। तो आप जानते हो cos फाई का फॉर्मूला होता है बराबर होता है R/Z, कितना होता है R/Z, तो R की वैल्यू तो आपको दी ही गई है 10 और जेड की वैल्यू कितनी है आप जानते हो, जेड की वैल्यू आई है 10√2। 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 100 गुणे 10/2, 2 पंचे 10, कितना आएगा 500 वाट। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो परिपथ में जो शक्ति क्षय होगी वो कितनी होगी बेटा यहाँ पर 500 वाट। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप जानते हो आपको यहाँ पे फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए कि कौन सा सर्किट है, एलआर सर्किट था, आपको पता है कौन सा सर्किट था एलआर सर्किट था। ऐसे आप जानते हो एक CR सर्किट होता है, फिर तीसरा आपका होता है LCR या फिर एक और होता है LC। तो आप जानते हो उसमें से आपको अच्छे से फॉर्मूले आप यहाँ पर पता होना चाहिए। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 ऑक्सीजन 16 नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, जबकि आपको यहाँ पे वास्तविक द्रव्यमान आपको नाभिक का दे दिया गया है जो कितना है, ये सारी वैल्यू आपको दी गई है 15.79491 AMU। मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिया गया 1.00728 AMU और मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको कितना दिया गया 1.00867 AMU। सबसे पहले देखेंगे द्रव्यमान क्षति कितनी होगी, तो आप जानते हो अगर हम देखें तो अब आपको दिखाना है। चलिए 8 ऑक्सीजन 16 की बात करें सबसे पहले, तो 8 ऑक्सीजन 16, इसका मतलब आप जानते हो अगर इसके नाभिक को बनाए तो नाभिक में कितने होंगे बेटा प्रोटॉन, तो 8 प्रोटॉन होंगे प्लस 8 क्या होंगे न्यूट्रॉन, क्योंकि आप जानते हो 16 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 8। इसका मतलब अगर हम देखें तो आप लिखोगे 8 ऑक्सीजन 16 के नाभिक का द्रव्यमान, तो आप खुद बताओ बेटा कितना होगा नाभिक का द्रव्यमान। आपको पता है 8 प्रोटॉन है इसलिए 8 बार हम 8 से गुणा करके मास ऑफ प्रोटॉन लेंगे प्लस 8 न्यूट्रॉन है तो मतलब 8 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। 8 मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको दिया गया 1.00728 प्लस 8 इंटू में कितना दिया गया 1.00867। पूरा करने यहाँ पे देखते हैं 8 7 56 की 6 हासिल है 5, 8 6 48 और 5 कितना हो जाएगा 53 के 3 हासिल है 5, 8 28 64 और 64 5 जोड़े कितना हो जाएगा 69, 0 8 1 कम 8, फिर जोड़ दें इनको 6 4 10, 3 2 5 1 6 9 8 17 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 11 और 1 12, 8 8 16, कितना आएगा बेटा 16.12760, इतना लगभग आया जो किसमें आएगा AMU में। कितना आएगा बच्चा यहाँ पे AMU में। अब हमको निकालना है यहाँ पर, आपको पता है द्रव्यमान क्षत निकालना है तो आपको पता है ये मास ज्यादा आया जबकि एक्चुअल मास कम है, तो द्रव्यमान क्षत क्या होता है अभी जो हमने किया है ये कैलकुलेटेड मास होता है। क्या होता है बेटा मास कैलकुलेटेड जो आपने निकाला है, तो ये आप लिखोगे m कैलकुलेटेड, तो मास क्षत डेल्टा m बराबर कितना हो जाएगा m कैलकुलेटेड माइनस m एक्चुअल। कितना बेटा कैलकुलेटेड 16.12760 माइनस कितना हो जाएगा 5.79491। चलिए इनको देखते हैं कैसे करना है यहाँ पर, तो 16.12760 में आपको घटाना है 15.79491, घटा दीजिए यहाँ बचेगा कितना 9, यहाँ 15 में से 9 में कितना बचेगा 6, यहाँ बचेगा आपका 6, 6 में से 4 में कितना बचेगा 2, बचेगा 12, 12 में से 9 गए 3, यहाँ बचेगा 10 में से 7 गए 3 और यहाँ पे आप जानते हो कुछ नहीं बचेगा। तो लगभग आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, यहाँ पर इन दोनों को घटाने पे आएगा 0.332
AMU। द्रव्यमान क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बेटा? AMU, जिसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब आपको बंधन ऊर्जा भी निकालनी, तो आपको संबंध पता होगा बेटा क्या होता है? तो बंधन ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान क्षति गुणे 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जानते हो किससे गुणा करते हैं? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब द्रव्यमान क्षति की बात करें तो कितना हो जाएगा? 0.33269 गुणे 931। इसे गुणा करेंगे ना, जो गुणा करने पर लगभग आएगी, ये आपकी होगी 307.23 AMU। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर गुणा कराने के बाद आएगी। अब आपने बंधन ऊर्जा तो निकाल लिया, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। क्या पूछना बेटा आपसे? बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। ये क्या होगा बेटा? तो न्यूक्लियन आप जानते हो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं, जो कुल कितनी है यहाँ पर? 16। और बंधन ऊर्जा आप निकाल चुके। कितनी बंधन ऊर्जा बेटा? 307.23। और आप जानते हो उसको किससे भाग कर देंगे? न्यूक्लियन से। तो कितना आएगा यहाँ पर? यहाँ से आपका आएगा 19.35 मिलियन इलेक्ट्रॉन। आप जानते हो, ये अगर हम ध्यान दें तो ये आपको पता ना, आपकी ऊर्जा के क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे हर साल आप जानते हो एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। इसलिए आपको पेपर में इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सको। चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ भी लीजिए, और कहीं पे दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप जानते हो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसका मतलब आप जानते हो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? ANG, और ये कितना दिया गया है? 3/2। तथा जल का अपवर्तनांक, तो जल का अपवर्तनांक भी आपको वायु के सापेक्ष दिया गया है, जो कितना है? ANW बराबर 4/3। ठीक है। इस लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्या, तो आप जानते हो कितने दी गई बेटा? 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। तो इस लेंस की फोकस दूरी वायु में तथा जल में ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है यहाँ पर उत्तल लेंस से मान के करना है आपको, जिसके पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आप प्लस में लेते हो कितनी है? 20 सेंटीमीटर, और दूसरे पृष्ठ की कितनी बेटा? माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं आपको फॉर्मूला क्या लगाना होता है? लेंस मेकर फॉर्मूला आपको लगाना है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 1/f इज इक्वल टू n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। जब ये वायु में रखा होगा, आप खुद जानते हो, जब ये कहाँ पे होगा बेटा? एयर में रखा होगा, तो राइट एयर से आएंगी, किसमें जाएंगी? कांच में। इसका मतलब पहला माध्यम आप जानते हो वायु है, दूसरा माध्यम को पता है क्या है यहाँ पर? कांच, जिसको आप कहते हो ग्लास। क्या कहते हैं बेटा इसको? ग्लास। अब आप जानते हैं, खुद आपको 1 into लेना होता है, और आप खुद बताओ 1 into के हिसाब से पहला मीडियम देखें तो आपका क्या है? एयर, और दूसरा मीडियम आपका क्या है? ग्लास। इसमें आप जानते हो 1 into की वैल्यू कितनी ली गई? यहाँ पे ANG की वैल्यू है 3/2 माइनस 1/r1, जो कितना रखोगे? 1/20 माइनस 1/30। यहाँ से आप करोगे तो देख रहे हो आप कितना बचेगा? 1/2। जबकि अगर आप ध्यान दो तो कितना हो जाएगा? इसमें 20 और 30 का 60, 20 3 60, 30 दूनी 60, तो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 5/60, 5 पंजा 5, 5 2 जा 10, 12 दूना 24। तो कितना आएगा बेटा यहाँ पर? 1/f इज इक्वल टू 1/24। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो बराबर कितना आएगा? 24 सेंटीमीटर। जब प्लस में है, इसका मतलब लेंस किसकी तरह काम करेगा? उत्तल लेंस की तरह। आ रही बात समझ में आपको? फोकस दूरी किसमें है बेटा? प्लस में। इसका मतलब वायु में जब रखा होगा, जब लेंस कहाँ होगा? वायु में, तो किसकी तरह काम करेगा? उत्तल लेंस की तरह। अगर माइनस में आती है तो आप जानते हो अवतल लेंस की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो चलिए इस पार्ट को आप नोट कीजिए, फिर सेकंड पार्ट की ओर बढ़ेंगे। सेकंड पार्ट की ओर, जिसमें आपसे कह रहा है जल में कितनी होगी फोकस दूरी। तो आप जानते हो इसका मतलब इस बार रेस किस में आएंगी बेटा? एयर से आएंगी। किस में जाएंगी? लेकिन सबसे पहले आप जानते हो जाएंगी वाटर में, और वाटर के बाद किस में जाएंगी? ग्लास में। इसका मतलब अगर हम फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए बेटा? यहाँ से आप जानते हो फॉर्मूला होगा 1/f इज इक्वल टू n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। लेकिन यहाँ पे हम n की जगह क्या लेते हैं? 1 into। अब आप खुद बताइए किससे किस में जा रही है? तो अगर हम ध्यान दें इस समय, तो रेज वाटर से किस में जा रही है? ग्लास में। तो 1 की जगह मीडियम क्या है? W, और 2 की जगह कितना है? G। अब आप W किसके नियम से निकालेंगे? स्नेल के नियम की सहायता से, जो कितना होता है? 1 into बराबर N2/N1। आप जानते हो WNG इसके कंपेयर में करोगे कितना आएगा बेटा? ये आएगा NG/NW, जो किसके रिस्पेक्ट में होंगे? एयर के रिस्पेक्ट में। ANG की वैल्यू कितनी बेटा? ANG की वैल्यू आपको दी गई है 3/2, जबकि ANW कितना दिया गया था आपको? 4/3। यहाँ आप जानोगे कितना हो जाएगा? 3 त्रिक का 9/4 दूनी
8 कितना होगा बेटा यहाँ पर 3 त्रिक 9 बटे 4 दूनी 8। ये वैल्यू आप रख दो यहाँ पर 9 बटे 8 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 1/20 माइनस 1/30 आपको दिया हुआ था। यहाँ आपको बचेगा 1/8 इंटू क्रॉस करोगे कितना आएगा बेटा यहाँ पर अभी आपने सॉल्व किया था ये आपका आएगा था 5/60 कितना आएगा 5 एकम 5 5 दूनी 10 तो 1/f इज इक्वल टू 1/12 96 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो f बराबर कितना आएगा 96 सेंटीमीटर। अब जानते हैं ये भी प्लस में है इसका मतलब लेंस किसकी तरह काम करेगा उत्तल लेंस की तरह। तो दोनों कंडीशन में आप जानते हो लेंस उत्तल लेंस की तरह काम कर रहा है लेकिन यहाँ पे आप जानते हो पानी में डालने के बाद लेंस की फोकस दूरी बढ़ती है तो आपको खुद पता है यहाँ पर कितनी हो गई 96 सेंटीमीटर जबकि आपको पता भी जब बाहर रखा हुआ तो इससे कम थी। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 5 हेनरी के एक प्रेरक में 0.1 सेकंड में धारा 12 एम्पियर से 7 एम्पियर हो जाती है। प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। आपको पता है यहाँ पर आपको फैराडे का नियम लगाना है तो आपको पता है यहाँ पर 5 हेनरी जो दी गई वैल्यू है किसकी वैल्यू है एल की तो कितनी दी गई आपको 5 हेनरी। टाइम आपको दे दिया गया समय दिया गया आपको 0.1 सेकंड में धारा आपको दी गई है I1 दी गई है 12 एम्पियर और 12 एम्पियर से कितनी हो जाती है 7 एम्पियर तो I2 कितनी हो जाती है यहाँ पर 7 एम्पियर। तो धारा में परिवर्तन डेल्टा आई कितना हो जाएगा तो डेल्टा आई बराबर हो जाएगा I2 माइनस I1 हो जाएगा 7 माइनस 12 जो कितना बचेगा बेटा माइनस का 5 एम्पियर कितना होगा यहाँ पर माइनस का 5 एम्पियर। अब आप देखोगे फैराडे के नियम से किसके नियम से बेटा देखेंगे फैराडे के नियम से। क्या होता है फैराडे का नियम तो यहाँ देखते हैं लगा के इसको हम तो आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस का L डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। इसी को आप अप्लाई करोगे माइनस L की वैल्यू है 5 डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है 0.1। यहाँ आप जानते हो पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक 0 हो जाएगा 50 25 प्लस का 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 250। तो इसका मतलब इस समय जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो किसके बराबर होगा 250 वोल्ट के। आसान क्वेश्चन था आपको पता होना चाहिए यहाँ पे सब यूज करेंगे आप लगा ले जाओगे ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप जानते हो एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्लस मीटर क्यूब है तथा तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। तार में 3.2 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है तो आपको बताना है कि तार में धारा घनत्व क्या होगा। तो आप जानते हो आपको क्षेत्रफल जो दिया गया वो कितना दिया गया बेटा क्षेत्रफल को आप कैसे दिखाते हो कितना दिया गया 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर और आप जानते हो इसमें कितनी धारा बह रही है तो I बराबर 3.2 एम्पियर। तो आपको पता है धारा घनत्व कितना होता है बेटा तो सबसे पहले बात करेंगे धारा घनत्व की। तो धारा घनत्व आप जानते हो J बराबर होता है I/A। I की वैल्यू आपको दी ही गई है यहाँ पर कितनी दी गई बेटा 3.2 और J की वैल्यू दी गई है 1 × 10⁻⁷। माइनस में ऊपर ले जाएंगे तो किस में जाएगा प्लस में। बिल्कुल आपको पता मात्रक आपको नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप जानते हो धारा का मात्रक होता है एम्पियर जबकि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या आएगा बेटा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। आ रही चीजें समझ में आपको यहाँ पर। तो आपने धारा घनत्व यहाँ पर निकाले जो कितना होगा बेटा धारा घनत्व J बराबर होगा I/A। अब सेकंड पार्ट में आपको निकालना है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। क्या निकालना है बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो आप जानते हो अगर हम ध्यान दें तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग किससे दिखाते हो आप इसको VD से। तो VD बराबर क्या होता है I/ANE जबकि आप जानते हो I/A की वैल्यू किसके बराबर होती है J की। तो J बराबर क्या हो जाएगा बेटा J की वैल्यू भी आपने निकाली 3.2 × 10⁻⁷। n आपको दिया गया कितने इलेक्ट्रॉन बेटा तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है तो 2 × 10⁻28 और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है अगर आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब आप समझो यहाँ बेटा तो कितना हो जाएगा 1.6 और ये तो 16 दूना 32 कट जाएगा 3.2 कितना बचेगा बेटा यहाँ पर तो यहाँ बचा 10⁻7 जबकि अगर आप नीचे ध्यान दो तो नीचे कितना हो जाएगा नीचे भी आप जानते हो 10 की घात बचेगा 10⁻7
7। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना आएगा बेटा? इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग आएगा 1 मीटर प्रति सेकंड। आप जानते हो वेग है तो यहाँ वेग का मात्रक एमकेस पद्धति में क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ऐसा करते हैं, आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, अगर आप अच्छे से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आते तो आप कमेंट करके क्वेश्चन को फिर से पूछ सकते हैं। आपके लिए रात में जाकर क्लासें रिकॉर्ड की जा रही ताकि आपको यूपी बोर्ड के आने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा फायदा हो। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप हम सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आप कोशिश कर रहे हैं जल्दी से आपके लिए अच्छे वीडियो बनाए ताकि आपको बोर्ड में बहुत सारी हेल्प मिले। चलिए, चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू।